नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से बड़ी खबर, दिल के मरीजों के लिए इस बार की ठंड जानलेवा। पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान के सभी बेड फुल। अस्पताल में लगातार बढ़ रहे हैं दिल के मरीज। सभी अस्पतालों के आईसीयू में सभी बेड फुल हो चुके हैं। पीजीआई, केजीएमयू, लोहिया में लगातार आ रहे हार्ट अटैक के मरीज। दोनों अस्पतालों में हार्ट अटैक के 25 मरीज आ रहे हैं। रोजाना तेज ठंड पड़ने से बढ़ रहे हैं दिल के मरीज। मरीजों में दिक्कत, पीजीआई में दिल के मरीजों के बेड हुए फुल। केजीएमयू में 80 बेड का आईसीयू भरा। लोहिया में भी 23 बेड का आईसीयू हो चुका है फुल। लखनऊ से बड़ी खबर, दिल के मरीजों के लिए इस बार की ठंड जानलेवा। पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया संस्थान के सभी बेड फुल। अस्पतालों में लगातार बढ़ रहे हैं दिल के मरीज। सभी अस्पतालों के आईसीयू में सभी बेड हो चुके हैं फुल। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। आइए जानते हैं अबू तलहा से। अबू तलहा, क्या हो रहा है, क्या स्थिति है अस्पतालों की? देखिए फीफा, बिल्कुल आपको बता दे तो जिस तरह से ठंड है, ठंड में ही जो तमाम जो दिल के पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और रोजाना अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ के केजीएमयू हॉस्पिटल, पीजीआई हॉस्पिटल और लोहिया हॉस्पिटल में पर डे 20 से 25 पेशेंट एडमिट हो रहे हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। भीषण ठंड की वजह से जो दिल के जो मरीज हैं, जो हार्ट पेशेंट है, उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यही वजह है कि देखिए तमाम लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई ठंड के कारण। अगर कानपुर की बात की जाए तो देखिए कानपुर बीते दिनों लगभग 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इस हार्ट अटैक से। हालांकि देखिए जो ऑफिशियल बयान हॉस्पिटल की तरफ से आया था उसमें यह बताया गया था कि जो लगभग 7 से 8 पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटल पहुंचे और उनको वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि कई पेशेंट ऐसे भी थे जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए और ब्रॉड डेथ थे। तो देखिए लगातार ठंड में जो हार्ट के पेशेंट हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और ऐसे में जो तमाम लखनऊ के अस्पताल हैं, जो बड़े अस्पताल हैं, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो केजीएमयू हो या वो लोहिया हॉस्पिटल हो, इन तमाम अस्पतालों के जो आईसीयू बेड्स हैं वो फुल हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं देखिए स्वास्थ्य विभाग को इस पर चर्चा करने और बैठक करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से अभी से ही आईसीयू में बेड फुल है और मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दे रखी है कि जो ठंड है वो लगभग 10 से 15 दिन ठीक इसी तरह रहेगी। तो अब स्वास्थ्य विभाग को जरूर सतर्क रहना पड़ेगा और जो तमाम जो बेड्स इन तमाम अस्पतालों में फुल हो गए हैं इनकी संख्या और बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया हॉस्पिटल की बात की जाए तो देखिए काफी बड़े ये अस्पताल हैं और बड़ी तादाद में जो लोग हैं, जो पेशेंट्स हैं वो वहां पहुंचते हैं। तो ऐसे में जो पेशेंट्स हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दे दी है कि 10-15 दिन ठंड इसी तरह रहेगी। तो ऐसे में जो पेशेंट का आंकड़ा है वो और बढ़ सकता है, क्योंकि रोजाना 15 से 20 मरीज हार्ट के हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और भर्ती हो रहे हैं। तो इसको लेकर देखिए स्वास्थ्य विभाग को जरूर बैठक करनी चाहिए और जो हॉस्पिटल में बेड की कमी है उसको जरूर पूरा करना चाहिए। जी अफीफा। अच्छा अबू तलहा, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह के कदम उठाने की बात कही जा रही है? देखिए प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि बेड की व्यवस्थाएं और की जाएंगी, क्योंकि देखिए पहले से ही 25 बेड जो है वो आरक्षित रखे गए थे ऐसे तमाम पेशेंट्सों के लिए आईसीयू में। पर अब बेड की कमी है जिसकी वजह से देखिए लोगों को दिक्कत हो रही है। और हार्ट के पेशेंट की बात की जाए तो ऐसे जो ठंड इस वक्त पड़ रही है उसमें हार्ट के पेशेंट को काफी दिक्कतें हो रही हैं और जरूर वो लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं और वहां उनको एडमिट होने की जरूरत पड़ रही है। तो देखिए ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से चिंतित है और स्वास्थ्य विभाग ने अब नए तरीके अपनाए हैं कि जो अस्पताल में आईसीयू है, जैसे जो 25 बेड का आईसीयू होता था उसमें 10 बेड और बढ़ा दिए गए हैं अस्पतालों में। पर अब ये जो संख्या है पेशेंटों की ये बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में देखिए स्वास्थ्य विभाग को कहीं ना कहीं ऐसा कदम उठाना पड़ेगा कि जो तमाम अस्पताल हैं इनमें बेड की संख्या बढ़ा दी जाए, ताकि जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, जो हार्ट के पेशेंट है, जो अस्पताल पहुंच रहे हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। जी अफीफा। अबू तलहा, एक तरफ हार्ट अटैक के किस्से बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना को लेकर भी सरकार सतर्क है, तो इन दोनों किस्सों को अगर देखें तो किस तरह तैयारियां की जा रही हैं अस्पताल में?
देखिए कोरोना की बात की जाए तो देखिए कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे थे, पर इधर 2 दिन की बात करें तो 2 दिन में कोरोना के जो पेशेंट्स हैं उनकी संख्या में कुछ कमी हुई है। पर देखिए कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सचेत था और मुख्यमंत्री खुद लगातार बैठक कर रहे थे। कोरोना को लेकर देखिए तमाम अस्पतालों में जो बेड है वो सुरक्षित कर लिए गए हैं। हर अस्पताल की बात की जाए, चाहे वो केजीएमयू हो, चाहे वो पीजीआई हो, चाहे वो लोहिया हॉस्पिटल हो, तमाम ऐसे अस्पतालों में कोरोना को लेकर 50 बेड्स सेफ रखे गए हैं ताकि अगर किसी तरह की स्थिति बिगड़ती है तो तमाम पेशेंट्स वहां पे एडमिट हो पाए। पर जिस तरह से ठंड है, ठंड में ही देखिए जो हार्ट पेशेंट है उनको काफी दिक्कत हो रही है और जो ऑफिशियल आंकड़े की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ठंड के कारण तमाम लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो रही है। तो देखिए अब स्वास्थ्य विभाग को कोरोना के साथ साथ जो हार्ट पेशेंट हैं उनके ऊपर भी काफी गौर करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ट पेशेंटों की संख्या बढ़ रही है और हार्ट पेशेंटों को इस ठंड में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखिए पीजीआई अस्पताल, लोहिया हॉस्पिटल और केजीएमयू, ऐसे में जो इन तमाम अस्पतालों के आईसीयू बेड्स हैं वो फुल हो गए हैं। तो अब देखिए स्वास्थ्य विभाग एक बैठक करेगा, बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि जो आईसीयू में बेड्स फुल हो गए हैं इनकी और आपूर्ति कैसे की जाए और तमाम बेडों का कैसे इंतजाम किया जाए, क्योंकि आईसीयू के बाद अगर देखा जाए तो ऐसा कोई और रूम बनाना चाहिए स्वास्थ्य विभाग या डॉक्टर्स को जिसमें जो तमाम और हार्ट के पेशेंट्स आ रहे हैं वो एडमिट हो सके। लेकिन अगर कोरोना की बात की जाए तो देखिए कोरोना के केसेस इधर 2 दिनों में कम हुए हैं, पर जो तैयारी है स्वास्थ्य विभाग की वो पूरी है। कोरोना को लेकर देखिए तमाम अस्पतालों में कम से कम 50-50 बेड सुरक्षित रखे गए हैं ताकि जो स्थिति बिगड़ती है और ऐसी स्थिति बिगड़ने में जो तमाम पेशेंट्स एडमिट होते हैं वो आसानी से एडमिट हो पाए। जी अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अबू तलहा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, लखनऊ से बड़ी खबर, सपा कार्यकर्ताओं नेताओं पर एफआईआर दर्ज, पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन पर एफआईआर, धारा 144 तोड़ने और अन्य धाराओं में दर्ज हुआ मामला, बिना इजाजत धरना प्रदर्शन पर थाने में एफआईआर दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर, सपा कार्यकर्ताओं नेताओं पर एफआईआर दर्ज, पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन पर एफआईआर दर्ज, अन्य धाराओं में दर्ज हुआ मामला, बिना इजाजत धरना प्रदर्शन पर थाने में एफआईआर दर्ज। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा कार्यकर्ताओं नेताओं पर एफआईआर दर्ज, पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन पर एफआईआर दर्ज, बिना इजाजत धरना प्रदर्शन पर थाने में एफआईआर दर्ज। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा कार्यकर्ताओं नेताओं पर एफआईआर दर्ज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। ये जानते हैं अबू तलहा से। अबू तलहा, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे केस में? देखिए अफीफा, बिल्कुल अगर आपको बता दें तो कल जिस तरह से पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ था, अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे, उसके बाद से जो तमाम पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता है, वो मुख्यालय पर पहुंचे और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। लगभग 1 से 2 घंटा ये धरना प्रदर्शन चला था और तमाम जो कार्यकर्ता है उन्होंने पुलिस की बैरिकेटिंग तोड़कर वो मुख्यालय की तरफ बढ़े थे और कहीं ना कहीं देखिए इसमें जो तमाम पुलिसकर्मी है वो घायल हुए थे, साथ साथ जो कार्यकर्ता है वो घायल हुए थे। और इसको लेकर देखिए एडीजी एलओ प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ कर दिया गया था कि जो तमाम कार्यकर्ता है, जो नेता हैं, जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से देखा जाएगा और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो कल के बाद अब की बात करें तो आज इस पूरे मामले पर देखिए मुकदमा दर्ज हो गया है। लगभग 150 से 200 अज्ञात कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सुशांत गोल्ड सिटी थाने में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। अब पुलिस देखिए जो सीसीटीवी की मदद से उन तमाम कार्यकर्ताओं को तलाशने में जुटी हुई है जो लोग मुख्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जी अफीफा। अबू तलहा, इस पूरे मामले पर क्या सपा की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने आया है? जी देखिए, कल से जिस तरह से ये मामला चल रहा था, ऐसे में देखिए अखिलेश यादव लगातार कह रहे थे जो सरकार है, जो पुलिस है, वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है और अब इस धरना प्रदर्शन को लेकर देखिए मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो अभी तक देखिए कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया सपा पार्टी की तरफ से नहीं आई है, पर अब मुकदमा दर्ज हो गया है तो ये लाजमी है कि तमाम जो नेता हैं सपा के और जो खुद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हो, उनकी तरफ से भी इस पूरे मामले को लेकर जल्द ही प्रतिक्रिया भी सामने आ जाएगी। जी अफीफा। तो सोशल मीडिया हैंडलर की जो गिरफ्तारी का पूरा मामला है, इस पर भाजपा ने क्या कुछ कहा है, ये भी हमें बताइएगा।
देखिए, जो सोशल मीडिया हैंडलर की गिरफ्तारी हुई थी और उसको जेल भेजा गया था, उसको लेकर देखिए बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उनका भी बयान सामने आया था और उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जिस तरह से सोशल मीडिया ट्विटर पर इस तरह की अब अबाधित टिप्पणियां की जा रही है, तो ये गलत है। और खुद उन्होंने देखिए अखिलेश यादव पे भी तंज कसा था और उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को इस पर एक कड़ा निर्णय लेना चाहिए था और उनके ऊपर कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। पर अखिलेश यादव खुद उनका सपोर्ट करते हुए मुख्यालय पहुंच गए। तो देखिए अब दोनों पार्टियों की तरफ से जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, चाहे वो सपा पार्टी हो चाहे वो बीजेपी पार्टी हो। पर अब देखिए उनकी भी गिरफ्तारी हो गई और कल इस पूरे मामले को लेकर जब धरना प्रदर्शन हुआ था और आज इन तमाम कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा भी दर्ज हो गया है जिन्होंने मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। जी अफीफा। अच्छा, ये जो पूरा प्रदर्शन का पूरा मामला है, इसको लेकर अखिलेश यादव आगे क्या कर सकते हैं? देखिए अखिलेश यादव तो लगातार शुरू से ही कह रहे हैं कि पुलिस और सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है और इसी को लेकर देखिए जब जो सोशल मीडिया हैंडलर है उनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसी को लेकर देखिए अखिलेश यादव खुद मुख्यालय पहुंच गए थे और लगभग 3 घंटे का समय वो वहां पर रहे और उन्होंने एक ट्वीट भी किया था वहां से कि जब वो पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो कोई भी उनको जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। तो देखिए अब अखिलेश यादव खुद जब वहां पहुंच गए थे और खुद जो सोशल मीडिया हैंडलर है उनसे मिलने भी गए थे जेल में, हालांकि उनको जेल में मुलाकात उनसे नहीं हो पाई। तो अब देखिए इसको लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी बीजेपी पार्टी पर तंज कस रही है और तमाम बातें कर रही है। पर देखिए जिस तरह की ये घटना थी, ऐसे में अगर ये पूरा तमाम चीजें हैं ये अगर शांतिपूर्वक होता या अखिलेश यादव खुद जाके किसी बड़े अधिकारी से मिलते तो शायद ये मामला थम सकता था। पर देखिए अखिलेश यादव पहुंचे और वहां बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ तो इसी को लेकर अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया और अखिलेश यादव लगातार ये चीज कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है। जी अफीफा। अबूतला, एक सवाल और है आपसे। कल जब पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे अखिलेश यादव, तो चाय को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी, वो क्या था पूरा मामला? देखिए अगर इस पूरे मामले का एक देखिए एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था जिसमें जो लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर हैं पीयूष मोडियाल, उन्होंने अखिलेश यादव को चाय ऑफर करी थी। तो अखिलेश यादव ने साफ तौर से उनसे कहा था कि मैं आपकी चाय नहीं पीऊंगा, मैं खुद अपनी चाय मंगा ले रहा हूं और आपको भी अपनी चाय पिला रहा हूं, क्योंकि शायद उन्होंने ये भी कहा था कि आप शायद चाय में जहर मिला के दे दें। तो देखिए इस तरह का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था और काफी ये वीडियो वायरल हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव से पूछा भी गया था। तो अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं है, शायद वो जहर दे के उनको पिला दे। तो देखिए इस तरह का एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। जी अफीफा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमसे साझा करने के लिए अबू तलहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, लखनऊ से बड़ी खबर। सपा कार्यकर्ताओं नेताओं पर एफआईआर दर्ज, पुलिस मुख्यालय पर धरना करने के लिए एफआईआर दर्ज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्कूलों की छुट्टी को लेकर संशोधित आदेश जारी। 8वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद। 9 से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। ऑनलाइन न होने की दशा। 11 जनवरी तक अवकाश। प्री बोर्ड प्रैक्टिकल वाली कक्षाएं संचालित होंगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक संचालित होंगी। ठंड से बचाव का इंतजाम करे स्कूल प्रबंधन, डीएम का आदेश। प्रत्येक कक्ष में हीटर की व्यवस्था करें, डीएम। स्कूल में यूनिफॉर्म की बाध्यता खत्म की गई, डीएम का आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूलों की छुट्टी को लेकर संशोधित आदेश। 8वीं तक के सभी स्कूल 14 जनवरी तक बंद। कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद। 9 से 12वीं तक की कक्षाएं ऑनलाइन होंगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, स्कूलों को लेकर क्या आदेश जारी किए गए हैं? लखनऊ में जो स्थिति जारी किया है जिसमें 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी 14 जनवरी तक। और इसके साथ 9 से 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये सूचना है कि वो 11 जनवरी तक स्कूल नहीं जाएंगे। जिन विद्यार्थियों का बोर्ड का पेपर है, यानी बोर्ड पेपर वाले जो 9वीं 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं उनके शेड्यूल को चेंज किया गया है। 10 बजे से सुबह 10 बजे से और 2 बजे के बीच में ही इनकी कक्षाएं चलाई जाएंगी। साथ ही साथ जिलाधिकारी का जो आदेश है उसके अनुसार चूंकि बच्चों को प्रैक्टिकल
के लिए या एग्जाम के लिए फील्ड में बाहर नहीं बैठाया जा सकता है। और एक इसके साथ जिलाधिकारी ने एक जो आदेश दिया है उसमें कहीं ना कहीं ये विद्यालय प्रशासन को और सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि जो भी छात्र आएंगे 10 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में पढ़ने के लिए विद्यालय, उनके कमरों में टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हीटर जैसी सुविधा होना जरूरी है। और साथ ही साथ जो यूनिफॉर्म की एक व्यवस्था होती है विद्यालयों में, उसकी बाध्यता को जिलाधिकारी ने खत्म कर दिया है। यानी ठंड के मौसम में ठंड से बचने के लिए जितना गर्म से गर्म कपड़ा बच्चे पहन के आ रहे हैं उनको आने दिया जाए ताकि उनको ठंड न लगे। तो ये एक नया संशोधन हुआ है छुट्टियों को लेकर के। और साथ ही साथ जो है कि जिलाधिकारी ने कहा है कि सरकारी और प्राइवेट जो सभी जिले राजधानी के जो सभी विद्यालय हैं उनमें इस आदेश को कड़ाई से लागू करना है। किसी भी तरह से कोई अनियमितता पाई गई, कोई गड़बड़ी पाई गई तो विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी पंकज, एक तरफ ये है कि बच्चों को आराम दी गई है, कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए ये जरूर बहुत राहत की बात है, लेकिन अगर हम बात करें बोर्ड्स, उन बच्चों की जिनको बोर्ड्स के एग्जाम्स देने का, उनके लिए किसी तरह की परेशानी सामने आ सकती है क्योंकि क्लासेस नहीं हो रही हैं इसको लेकर? जी फीफा बताना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश में चूंकि शीतलहर का माहौल है और ऐसे में 16 जिले रेड अलर्ट पे हैं, तो इसको लेकर के राजधानी लखनऊ में जिलाधिकारी की तरफ से ये महत्वपूर्ण सूचना एक तरह से जारी की गई है। जो आदेश है उसको संशोधित किया गया है। स्कूलों को लेकर के जो छुट्टी का आदेश था उसमें संशोधन हुआ है और इसमें जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि जो 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं, जो प्री बोर्ड वाले बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई जो है कि विद्यालय में न करके ऑनलाइन व्यवस्था घर पे दी जाए, यानी उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो ऑनलाइन चलेगी। ये 11 जनवरी तक ऐसे होगा। उसके बाद आगे देखा जाएगा कि मौसम किस हिसाब से करवट ले रहा है, खोलने की स्थिति हो रही है विद्यालय की, या फिर ऐसे ही आदेश बढ़ते जाएंगे। और जो जिन विद्यार्थियों की परीक्षा है और प्रैक्टिकल है उनके लिए अलग से जो शेड्यूल जारी किया गया है कि 10 बजे से 2 बजे तक, यानी जो सुबह का टाइम होता है और जो शाम का टाइम होता है, जो जिस समय ज्यादा कोल्ड पड़ रहा है उसके बीच के टाइम को निकाला गया है। और वो भी बच्चे विद्यालय अगर जो अपने जा रहे हैं तो वहां पे कमरे में जहां छात्र बैठते हैं वहां पे टेम्परेचर को कैसे मेंटेन किया जाए, इसको लेकर के विद्यालय प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि वहां का टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है और हीटर, रूम हीटर लगाना है ताकि किसी भी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। साथ ही साथ यूनिफॉर्म की जो बात होती है, विद्यालय अलग अलग अपना यूनिफॉर्म लगाते हैं, अलग स्वेटर और अलग ड्रेस लगाते हैं, तो इसकी बाध्यता को भी जिलाधिकारी द्वारा समाप्त किया गया है कि जो भी बच्चा जितना चाहे उतना कपड़ा, जैसा गर्म कपड़ा चाहे वैसा गर्म कपड़ा पहन के आ सकता है ताकि उसको ठंड न लगे। तो एक तरह से माना जाए तो ये बहुत बड़ा आदेश है छात्रों के लिए। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी जो बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, चूंकि कोल्ड है उसके बाद भी जो शेड्यूल है और जो पढ़ाई है उसको तो करना ही पड़ेगा चूंकि आने वाले एग्जाम में बैठने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं एक राहत है कि उनकी कक्षाएं भी 10 बजे से लेकर 2 बजे के बीच तक ही चलेंगी। अफीफा जी पंकज, एक तरफ डीएम ने आदेश दिए हैं कि हीटर की व्यवस्था कराई जाए, तो इस तरह से हीटर की व्यवस्था को लेकर स्कूल में क्या कुछ इंतजाम चल रहे हैं? जी देखिए, जैसे ये कल शाम को जिलाधिकारी का ये संशोधन वाला ये लिस्ट जारी हुआ, उसके बाद से विद्यालय प्रशासन का भी ये कहना है कि ठंड को देखते हुए जो जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार की तरफ से जो संशोधन लिस्ट जारी की गई है, जो संशोधन आदेश आया हुआ है छुट्टियों को लेकर के, उसका अनुपालन होगा। और प्रत्येक रूम में जो है कि रूम को गर्म करने के लिए वहां पे रूम हीटर की व्यवस्था होगी। और साथ ही साथ निर्देश दे दिया गया है विद्यालयों की तरफ से भी कि बच्चे अपने घर से जो भी चाहे वो गर्म कपड़े पहन के आ सकते हैं। यानी यूनिफॉर्म की जो बात हो रही थी वो भी लागू कर दिया गया है कि यूनिफॉर्म की बाध्यता वहां पे खत्म है। तो विद्यालय प्रशासन भी चूंकि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए जो आवश्यक कदम है वो इख्तियार कर रहा है। और जिन विद्यालयों में ऑनलाइन की फैसिलिटी है वो अपने छात्रों को ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं कि घर पे ही बैठ के आप ऑनलाइन जुड़ के पढ़ें, विद्यालय आने की फिलहाल जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी का जो आदेश है उसका अनुपालन हर विद्यालय यहाँ राजधानी में कर रहे हैं। अफीफा बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए पंकज तिवारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे। 14 जनवरी तक बंद, कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल 11 जनवरी तक बंद। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सर्दी का सितम लगातार जारी, 16 जिलों में रेड अलर्ट। लखनऊ में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। अयोध्या अपने न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द स्थान रहा। 16 जिलों में रेड अलर्ट जारी, जिसमें रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव और कानपुर शहर शामिल हैं। जीरो विजिबिलिटी की वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। ठंड का सितम लगातार जारी, सर्दी का सितम लगातार जारी। 16 जिलों में रेड अलर्ट। लखनऊ में सर्दी का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा। अयोध्या अपने न्यूनतम तापमान के साथ सबसे सर्द स्थान रहा।
16 जिलों में रेड अलर्ट। रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, हापुड़, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव और कानपुर शहर शामिल हैं। जीरो विजिबिलिटी की वजह से लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से संवाददाता पंकज तिवारी। पंकज तिवारी, क्या अपडेट है ठंड को लेकर, क्या सर्दी को लेकर चल रहा है पूरे उत्तर भारत में? जी, अभी मैं बताना चाहूंगा कि पूरा उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश इस समय सर्दी की चपेट में है और शीतलहर का कहर यहाँ पे जारी है। बात की जाए यूपी की, तो यहाँ पे 16 जिलों को रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है, यानी पूरा एक तरह से कहा जाए तो कोल्ड डे घोषित कर दिया गया है। रेड अलर्ट के जो जिले हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, बागपत, अमेठी, अमरोहा, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद, साथ साथ हापुड़, रामपुर, बरेली, बुलंदशहर, उन्नाव, कानपुर शामिल है। इसमें सबसे ज्यादा जो है कि अयोध्या में ठंड पड़ रही है। और जो है कि प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में बाहर जो है कि विजिबिलिटी जो है कि सुबह के टाइम पे जीरो रह रही है, इससे यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। साथ ही साथ जो पेशेंट हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बात की जाए राजधानी की, तो राजधानी लखनऊ में हार्ट के पेशेंट इतने ज्यादा बढ़े हैं कि जो हॉस्पिटल में जो आईसीयू है वो उसकी सारे बेड भर गए हैं। और जो है कि एक तरह से देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सख्ते में है और तमाम तरह की जो एहतियात और जो व्यवस्थाएं करनी होती है वो लगातार की जा रही है कि आने वाले समय में अगर जो कोल्ड ऐसे बढ़ रहा है तो फिर मरीजों की संख्या बढ़ेगी, तो उसके लिए क्या कुछ प्रबंधन किया जाए। तो शासन और प्रशासन पूरी तरह से इन सब चीजों पे जो है कि चिंतन कर रहा है और आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो रोड ट्रांसपोर्ट में विजिबिलिटी कम होने के चलते तमाम तरह के एक्सीडेंटें बढ़ रहे हैं। रेलवे की बात की जाए तो रेलवे की ट्रेनें हैं वो लेट चल रही हैं। और साथ ही साथ जो फ्लाइट है प्रदेश से जाने वाली, लखनऊ से जाने वाली, वो फ्लाइटें भी काफी लेट है। एयर इंडिया की बात की जाए तो एयर इंडिया की लगभग 650 फ्लाइट पूरे देश में लेट चल रही है। और यूपी में एयर इंडिया, इंडिगो और तमाम तरह की जो फ्लाइटों का उड़ान है वो 1 से 1.5 घंटे कहीं ना कहीं विलंब हुआ है। अफीफा जी पंकज, एक तरफ सर्दी का सितम लगातार जारी है, बहुत कहर कोहरा हो रहा है, हर तरफ शीतलहर है, तो ये बताइएगा कि सरकार इस तरह से किस तरह से कदम उठा रही है उन लोगों के लिए जो बेघर हैं, जिस तरह के वो लोग जिनके पास घर नहीं है, उनके लिए सरकार क्या इंतजाम कर रही है बढ़ती सर्दी को लेकर? जी बिल्कुल अफीफा, आपको बताना चाहेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने जो है कि जो घर से बाहर जो बेघर लोग हैं उनके लिए भी तमाम तरह की कवायदे की है, व्यवस्था की है। साथ ही साथ अलाव का प्रबंधन हर शहरों में चूंकि व्यवस्था की गई है नगर पालिका के द्वारा। यहाँ लखनऊ की बात की जाए तो रैन बसेरे के साथ साथ रोड के किनारे अलाव चलाए जा रहे हैं ताकि कहीं ना कहीं लोग जो है कि सर्दी से बचें और आग सेक करके सर्दी को दूर भगाएं। रात की बात करें तो जिनके पास घर नहीं है उनके लिए रैन बसेरा यहाँ पे ओपन करके रखा गया है। खुद यहाँ पे रोशन जैकब जो कमिश्नर है यहाँ की, वो जो है कि लगातार रात्रि को भी विजिट कर रही है और देख रही है कि क्या स्थिति है, क्या व्यवस्था है, लोगों को जो बेघर लोग हैं उनके सोने की क्या व्यवस्था है। तो सरकार फुल एक्शन मोड में है और ठंड से लोगों को राहत दिलाने के लिए जो तमाम तरह के एहतियात हैं वो अपनाए जा रहे हैं। जगह जगह कॉलोनियों में भी नगर पालिका के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो है कि अलाव का प्रबंधन किया गया है। एक तरह से ये जो व्यवस्था है अलाव वाली वो पूरे प्रदेश के हर जिले में चल रही है। और साथ ही साथ रैन बसेरा जो है, ऊपर से अधिकारियों को आदेश है कि रैन बसेरे में जो लोग ठहरे हुए हैं वहां पे बिस्तर की और ओढ़ने के लिए रजाई की किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं इसमें वो भी बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं और गली गली चौराहे पे जो है कि गरीब लोगों को, गरीब जनता को चूंकि कंबल बांटा जा रहा है, कंबल वितरित किया जा रहा है ताकि कोल्ड से कहीं ना कहीं जब पब्लिक को राहत मिले। तो सरकार इन सब चीजों पर एकदम मुस्तैदी से कार्य कर रही है और हर अधिकारी को आदेश दिया गया है कि जो रैन बसेरा है और जो अलाव की व्यवस्था है इन व्यवस्थाओं पर नजर बनी रहे कि कहीं किसी तरह की कोई कमी न हो। अफीफा, मौसम विभाग की तरफ से क्या अपडेट दी गई है, कब तक रहेगा रेड अलर्ट और मौसम खुलने तक की क्या जानकारी है? देखिए अफीफा, मौसम विभाग की तरफ से जो बातें निकल के आ रही हैं उसके अनुसार अभी 1 हफ्ते ऐसे ही चलेगा। क्योंकि पहाड़ों पे जो ज्यादा बर्फबारी हो रही है तो उसका सीधा असर उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि दिल्ली और यूपी समेत पूरे उत्तर भारत जो है कि इस समय ठंड की चपेट में चल रहा है। और तापमान लगभग जो है कि 2 डिग्री और 1 डिग्री के बराबर न्यूनतम तापमान बना रह रहा है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 11 डिग्री पे जाके अधिकतम तापमान रुक रहा है। सुबह और शाम का वक्त जो होता है वो काफी खतरनाक इस समय साबित हो रहा है। इसलिए प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को भी ये आदेश दिया है कि जिसको आवश्यक कार्य के लिए आवश्यक कार्य न हो वो बाहर न निकले ठंडी में। कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से इस पर नजर बनाई गई है और साथ ही साथ जो पुख्ता इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। अफीफा,
शुक्रिया पंकज हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए। कुशीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता जावेद। जानते हैं संवाददाता से कि कुशीनगर में सर्दी को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है। सर्दी का सितम जारी, 16 जिलों में रेड अलर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। घना कोहरा होने से विजिबिलिटी हुई कम, घने कोहरे के चलते उड़ानें भी हुई प्रभावित। लखनऊ से उड़ान भरने वाली फ्लाइटें लेट, देर से उड़ान भर रही हैं लखनऊ से फ्लाइटें। लखनऊ से मुंबई जाने वाली इंडिगो लेट फ्लाइट 6E5222 1.5 घंटे देरी से उड़ान भर सकी। एयर इंडिया की AI626 फ्लाइट भी हुई लेट। मुंबई फ्लाइट 1 घंटे 40 मिनट की देरी से उड़ान भरी। इंडिगो की 6E5119 2.5 घंटे देरी से उड़ान भरी। मुंबई से लखनऊ आने वाली फ्लाइट भी लेट। गो एयर की फ्लाइट 2 घंटे देरी से लखनऊ पहुंची। लखनऊ से दिल्ली जाने वाली फ्लाइटें भी लेट हुई। इंडिगो फ्लाइट 41 मिनट, एयर इंडिया की 54 मिनट लेट रही। घना कोहरा होने से विजिबिलिटी हुई कम। इस जानकारी पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। आइए जानते हैं पंकज से कि क्या स्थिति बनी हुई है कोहरे को लेकर। जी अफीफा, बताना चाहेंगे कि सर्दी का सितम पूरे उत्तर भारत में चल रहा है। 3 दिनों से जो है कि राजधानी लखनऊ कोहरे से घिरी हुई है और इसको लेकर के आपको बता दें कि जो फ्लाइटें हैं वो कहीं ना कहीं लेट हुई हैं। रेलवे का परिचालन भी डिस्टर्ब हुआ है। बात की जाए फ्लाइटों की तो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो लगभग 626 फ्लाइटें लेट हुई हैं। मुंबई जाने वाली जो लखनऊ से जो मुंबई के लिए फ्लाइट हुई थी वो 1 घंटा 40 मिनट की देरी से उड़ान भरी। इंडिगो की 6E5119 2.5 घंटे की देरी से उड़ान भरी है और साथ ही साथ गो एयर की फ्लाइट 2 घंटे की देरी से लखनऊ से उड़ान भरी है। तो लखनऊ से जो उड़ान भरने वाली फ्लाइटें हैं उनमें काफी देरी देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ फ्लाइटों के साथ साथ रेल की बात करें तो रेल की जो ट्रेनें हैं जो लखनऊ से बाहर दूसरे शहरों को जाती हैं, वो दिल्ली को जाती हैं, मुंबई को जाती हैं, चेन्नई को जाती हैं या देहरादून के लिए जो निकलती हैं वो भी लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे की देरी से चल रही हैं। बात की जाए यहाँ पे जो यहाँ से दुरंतो निकलती है वो भी लगभग 8 घंटे के लगभग लेट है। तो इस तरह की जो ट्रेनें हैं, जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। तो कोहरा पूरे उत्तर भारत में घिरा हुआ है और राजधानी लखनऊ में कोहरे का सितम यह है कि सारी फ्लाइटें सारी ट्रेनें तो लेट है, साथ ही साथ जो रोड परिवहन है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। परिवहन विभाग की जो बसें हैं वो सड़कों के किनारे खड़ी हैं और चूंकि विजिबिलिटी 0 के बराबर सुबह में रह रही है तो इसको लेकर के सरकार की तरफ से आदेश है कि जहां थोड़ी सी भी गलती की गुंजाइश है वहां तुरंत बसों को खड़ा कर दिया जाए, रोक दिया जाए किनारे, ताकि एक्सीडेंट का जो एक खतरा है उसको टाला जा सके। अफीफा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए पंकज। बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद। वाराणसी सर्किट हाउस में ठहरे हैं सीएम योगी। विजिबिलिटी कम होने के कारण नहीं हुए रवाना। वाराणसी से लखनऊ के लिए भरना थी उड़ान। विजिबिलिटी कम होने पर नहीं रवाना हुए सीएम योगी। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में किया रात्रि विश्राम। कोहरा छटने के बाद ही वाराणसी से रवाना होंगे सीएम। कोहरे की सफेद चादर से लिपटा वाराणसी शहर। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद। वाराणसी सर्किट हाउस में ठहरे हैं सीएम योगी। विजिबिलिटी कम होने के कारण नहीं हुए रवाना। वाराणसी से लखनऊ के लिए भरना थी उड़ान। विजिबिलिटी कम होने पर नहीं रवाना हुए सीएम। सीएम योगी ने सर्किट हाउस में किया रात्रि विश्राम। कोहरा छटने के बाद ही वाराणसी से रवाना होंगे सीएम। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता पंकज तिवारी। आइए जानते हैं पंकज तिवारी से। पंकज, सीएम के वाराणसी दौरे को लेकर क्या स्थिति है? जी अफीफा, बताना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ कल बनारस दौरे पे थे और बीएचयू में एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो सुफलाम नाम के इस कार्यक्रम में उनको शिरकत करनी थी और मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी शामिल थे। साथ ही साथ आरएसएस के जो वरिष्ठ नेता हैं भैया जी जोशी वो भी शामिल थे। इस कार्यक्रम में गए सीएम, उसके बाद से वहाँ एक समीक्षा बैठक भी की और साथ ही साथ जो है कि जो टेंट सिटी बनाई गई है उसका भी निरीक्षण किया और कल शाम को ही उनको वहां से लखनऊ के लिए रवाना होना था। लेकिन
चूंकि पूरा उत्तर भारत जो है कि सर्दी की चपेट में है, ठंड की चपेट में है और कोहरा इतना ज्यादा हो रहा है कि विजिबिलिटी जीरो टाइप हो जा रही है। तो इसको लेकर के सीएम की जो उड़ान थी वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो गई, चूंकि कोहरा ज्यादा होने की वजह से जो एटीसी थी, एटीसी का कहना था कि उड़ान इस सिचुएशन में नहीं भरा जा सकता है और ऐसे में सीएम को वहीं वाराणसी में सर्किट हाउस में रुकना पड़ा है। आज जब मौसम ठीक होगा तो फिर सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी से लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे। जी पंकज, टेंट सिटी को लेकर क्या अपडेट है, ये बताइएगा। अफीफा, बताना चाहूंगा कि वाराणसी में चूंकि गंगा के पार्ट पे जो है कि वो दूसरे किनारे पे जो है कि एक टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। चूंकि वाराणसी जो है वो एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल भी है और उसको डेवलप किया जा रहा है। पीएम मोदी ने खुद कहा था कि जो जापान में क्योटो शहर है, जो धार्मिक शहर है, उसकी तर्ज पे वाराणसी को डेवलप किया जाएगा और उसको लेकर के वहां पे जो है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि G20 की अध्यक्षता चूंकि भारत को मिली है और इसमें जो है कि यूपी में जो कार्यक्रम होने वाले हैं, सर्वाधिक 6 कार्यक्रम, 11 में से 6 कार्यक्रम वाराणसी में ही होंगे। तो काशी को एक तरह से डेवलप किया जा रहा है और टेंट सिटी जो बनाई जा रही है वो गंगा के तटीय किनारे पे बनाई जा रही है ताकि पर्यटक आए और वहां पे ठहर के गंगा का जो मनोरम जो दृश्य है वहां का वाराणसी का, उसका आनंद ले सके। ये टेंट सिटी आपको सीधे सीधे जो टूरिस्ट प्लेस है वहां पे जैसे गोवा के बीच वगैरह पे देखने को मिलता है, ठीक उसी की तर्ज पे वाराणसी में भी जो है कि टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ जब वाराणसी गए थे अपने दौरे पे तो वहां उन्होंने उसका भी निरीक्षण किया और देखा कि किस हिसाब से कैसे इसको डेवलप किया जा रहा है। अफीफा, पंकज, एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, एक सवाल कि इस पूरे कार्यक्रम के लिए वाराणसी को ही क्यों चुना गया? देखिए अफीफा, चूंकि पर्यटन की दृष्टि से बनारस जो है कि यूपी का एक महत्वपूर्ण शहर है, साथ ही साथ पर्यटन के साथ साथ सबसे बड़ा धार्मिक शहर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफी लगाव है, उनका संसदीय क्षेत्र है, 2 बार वहां से पीएम मोदी खुद सांसद हैं। तो ऐसे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को डेवलपमेंट किया गया और चूंकि आस्था से जुड़ा हुआ काशी और प्रयागराज जो शहर है इसको देखा जाता है। तो चूंकि काशी हो या प्रयागराज हो, जो टूरिस्ट जो है देश के या फॉरेन कंट्री के जो होते हैं वो जब भी इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले उनका फोकस होता है कि प्रयागराज जो संगम तट है उसको देखा जाए और साथ ही साथ जो वाराणसी है उसको देखा जाए। क्योंकि आध्यात्मिक नगरी है वाराणसी, तो अपने आप में इसका एक अलग महत्व है। तो इन सब चीजों को देख करके डेवलप किया जा रहा है। आपको बता दें कि G20 में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग चूंकि भारत में आएंगे और उनको भी इस तरह के यहाँ की क्या व्यवस्थाएं हैं और यहाँ का कल्चर क्या है, यहाँ की संस्कृति क्या है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, इनको दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसी के सिलसिले में ये जो डेवलपमेंट है वो सरकार द्वारा किया जा रहा है कि जो यहाँ पे आए, यहाँ जो संस्कृति जैसे किताबों में लिखी गई है वैसे सजीव देख करके उसका आनंद पर्यटक यहाँ पे उठा सके। इस तर्ज पे काशी। शुक्रिया जानकारी हमको देने के लिए पंकज। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। भीषण हादसे में 4 लोगों की हुई मौत। गुजरात के राजकोट से लखीमपुर खीरी जा रही थी स्लीपर बस। स्लीपर बस भीषण हादसे में 3 पुरुष 1 महिला समेत 4 की मौत। ड्राइवर के नशे में होने की वजह से हुआ हादसा। हादसे में 10 से ज्यादा सवारियां घायल। घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर में कराया गया भर्ती। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना की जानकारी पर डीएम एसपी मौके पर पहुंचे। और आज थाना क्षेत्र की घटना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा। मैं सर नेपाल से हूँ। मैं राजकोट से, ये नेपाली लोग जो संचालन करते हैं वो बस से मैं अपना पलिया नेपाल के लिए पलिया स्टॉप था हमारा। इन लोगों ने रात को करीबन 3 पौने 3 बजे होटल में खाना खिलाया जी। वहाँ से खाना खाने के बाद ये लोग चल पड़े। इन लोगों का मेरे को लगता है ये होटल में ये लोग पीने के बाद इन लोगों का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आया। तो वहाँ से साइड में गाड़ी रुकी कम से कम 15 मिनट ये कूड़े की वजह से। फिर हमने बोला भी था उनको, जोर से बोला भी था, भाई आप अगर नहीं चला सकते हो तो गाड़ी साइड में रुकिए, कोई टेंशन नहीं, हम 10 घंटे बाद या 5 घंटे बाद भी जा सकते हैं। इन्होंने ऐसा बोला कि भाई तुमको जाने का है तो बैठो, नहीं जाने का है तो मैं थोड़ा, ऐसे क्या है, हम चला रहे, हमारा डेली का काम है। तो उसमें तो अपना कुछ बोल नहीं सकते। फिर बैठ के उसके बाद यहाँ से आने के बाद कम से कम 20-25 मिनट के बाद इतना धड़ाका हुआ ना। मैं सर
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, किस तरह हुआ यह हादसा? अबू तलहा, किस तरह हुआ यह हादसा और इस पूरे हादसे को लेकर क्या अपडेट है? देखिए फीफा, बिल्कुल आपको बता दें तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक बस थी वो राजकोट से लखीमपुर खीरी जा रही थी। उस वक्त यह हादसा हुआ और बस का ड्राइवर बताया जा रहा है कि शराब के नशे में था इस वक्त। इस वजह से ये हादसा हुआ, जिसमें बस चालक ने डीसीएम में पीछे से गाड़ी में टक्कर मार दी और इसमें देखिए पूरे मामले में 4 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो घायल हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल देखिए लगातार भीषण कोहरे के कारण इस तरह के हादसे हो रहे हैं। हाईवे की बात की जाए तो लगातार इस तरह के हादसे हाईवे पर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले में बस चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि जो लोग बस में सवार थे उनका साफ तौर पे कहना था कि जो बस चालक था उसने रात में शराब पी हुई थी और शराब पीने के बाद वो गाड़ी चला रहा था। तो ऐसे में जब ये हादसा हुआ तो बस ड्राइवर भी मौके से फरार हो गया। अब उसकी तलाश की जा रही है और कहीं ना कहीं अब देखिए पुलिस इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर बस चालक के खिलाफ कुछ कार्रवाई करेगी और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी अफीफा। अबू तलहा, पुलिस की कार्रवाई में अब तक क्या कुछ सामने आया है? देखिए फीफा, बिल्कुल आपको बता दें जब यह हादसा हुआ है उसके बाद से पुलिस मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी किया गया। जो मृतक थे उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और जो घायल थे उनको प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और अब पुलिस बस ड्राइवर पर कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हालांकि अब देखिए बस ड्राइवर पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, क्योंकि शराब पीकर वो गाड़ी चला रहा था और ऐसे में हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जान चली गई। तो अब पुलिस कहीं ना कहीं जो बस चालक है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई करेगी। जी अफीफा। अबू तलहा, बस में कितने लोग थे उस वक्त सवार बस में? देखिए जिस वक्त यह हादसा हुआ तो बताया जा रहा है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोग बस में सवार थे। हालांकि लगभग 15 से 16 लोग ऐसे हैं जिनको कोई चोट नहीं आई, पर 10 से 12 लोग ऐसे थे जिनको चोट आ गई, जिनको अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। जी अफीफा। शुक्रिया हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए अबू तलहा। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।